सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है कि बेटा आपको? हाँ सर अब आ रही है। चलो चलो ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारत के नामकरण के बारे में, और वहीं से हम आगे हमारी क्लास चालू करते हैं। हमने भारत के नामकरण के साथ साथ में भारत के आकार, विस्तार, क्षेत्रफल और साथ साथ में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और साथ साथ में हमने विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का लास्ट वीडियो में परिचय आपको करवाया था। आज हम चलते हैं हमारे भारत को विविधताओं में एकता की भूमि क्यों कहा जाता है, या भारत को विविधताओं में एकता का देश क्यों कहा जाता है। यदि आप लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत को विविधताओं में एकता की भूमि क्यों कहा जाता है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले समझिए, विविधता शब्द का शाब्दिक जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। विविधता का यहाँ शाब्दिक तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की दशाओं का पाया जाना, या हम ऐसा कहें कि एक ही क्षेत्र के अंदर अत्यधिक भिन्नताओं के मिलने की जो स्थिति होती है उसे हम विविधताओं के रूप में जानते हैं। हमारा भारत देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और विशाल भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर हमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही हमारे भारत को विविधताओं की भूमि कहा जाता है, भिन्नताओं की भूमि कहा जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारे भारत में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनमें प्रादेशिक आधार पर असमानताएं पाई जाती हैं। हमारा भारतीय भाग एक ओर उत्तर में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, वहीं दक्षिण की ओर समुद्र तटीय द्वीपों का स्वरूप भी हमारे भारत में देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी भाग में जहां पहाड़ियों की प्रधानता पाई जाती है, वहीं भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात के सहारे तटीय भागों की स्थिति और कच्छ के रण की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो चाहे हम जलवायु के आधार पर माने, या हम भू आकृति के आधार पर माने, या हम जनसंख्या के आधार पर माने, या आर्थिक गतिविधियों के आधार पर माने, हमारे भारत में अत्यधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और इन्हीं भिन्नताओं को हम विविधताओं के रूप में जानते हैं। भारत में मिलने वाली भिन्नताओं को मुख्य रूप से भौतिक दशाओं के आधार पर, आर्थिक दशाओं के आधार पर, जनसांख्यिकीय दशाओं के आधार पर, पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। भारत में मिलने वाली इन भिन्नताओं को हम भौगोलिक आधार पर भी अध्ययन करेंगे, और आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय के आधार पर, सभी आधारों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम भारत में मिलने वाली भौगोलिक विविधताओं के ऊपर। देखिए, भौगोलिक विविधताओं के अंदर धरातल की बनावट संबंधी भिन्नता को शामिल किया जाता है, जल उपलब्धता की स्थिति को शामिल किया जाता है, मृदा की संरचना को शामिल किया जाता है, और जलवायु संबंधी जो दशाएं होती हैं उनको भौगोलिक विविधताओं के रूप में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं भू आकृति या धरातल संबंधी जो भिन्नता हमारे भारत में देखने को मिलती है उसके ऊपर चलते हैं कि किस प्रकार से भू आकृति संबंधी विविधता हमारे भारत में पाई जाती है। बच्चों, आपने उत्तरी भारत की ओर विशाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को देखा होगा। दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने को मिलता है। पूर्वी भारत में नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, जयंती और गारो की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पश्चिमी भारत में कच्छ का रण देखने को मिलता है। इन सभी दशाओं को देखने के पश्चात एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि संपूर्ण भारत में भू आकृति संबंधी जो बनावट है वो समान नहीं पाई जाती। भू आकृतिक आधार पर हमारे भारत में अनेक विषमताएं देखने को मिलती है। भारत का मध्यवर्ती भाग अनेक पहाड़ियों की स्थिति को दर्शाता है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक धरातलीय संरचना संबंधी या भू आकृति संबंधी जो भिन्नता है वो हमारे भारत में देखने को मिलती है।
एक ओर हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है जो 8,848 मीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन कालीन ज्वालामुखी अवसादों से बना हुआ प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत देखने को मिलता है, जो विश्व का सबसे प्राचीन कालीन अवशिष्ट पर्वत वर्तमान में माना जाता है। इसी के साथ ही दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में समुद्र तटीय मैदानों की स्थिति देखने को मिलती है। भारत का मध्यवर्ती भाग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनने वाले मैदानों की स्थिति को दर्शाता है। ये सारी दशाएं भारत में भू आकृति संबंधी भिन्नताओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा दूसरी जो भिन्नता भी देखने को मिलती है, जलवायु संबंधी भिन्नता। देखिए, जलवायु शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली मौसम संबंधी दशाओं का जब हम दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति जलवायु के नाम से जानी जाती है। जलवायु में तापमान को, वर्षा को और आर्द्रता की स्थिति को, साथ साथ में वायु परिसंचरण संबंधी दशाओं को शामिल किया जाता है। इन सभी दशाओं की संपूर्ण भारत में एक समान परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि हम वर्षा के संदर्भ में चर्चा करें तो हमारे भारत में हमें विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा वाला क्षेत्र भी हमें देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत में वर्षा की स्थिति न तो समान है और न ही वर्षा का वितरण समान पाया जाता है। एक और देखेंगे हम, भारत के पूर्वी भाग में मेघालय नामक राज्य में चेरापूंजी नामक जो स्थान है, उसका मौसिनराम नामक जो गांव है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा के साथ साथ में विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ प्राप्त होती है। दूसरी ओर राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जिसे हम थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं, इस थार के मरुस्थलीय भाग में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। भारत के मध्यवर्ती भागों में वर्षा का वितरण असमान देखने को मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी जो घाट वाले भाग है भारत में, उनमें भी वर्षा असामान्य प्रकृति के साथ साथ में असामान्य वितरण की स्थिति को दर्शाती है। एक ओर भारत में पश्चिमी घाट का भाग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी घाट वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। भारत के उत्तरी राज्यों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने जैसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, कर्नाटक के शुष्क पठार और महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में सूखे की जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती। तो ये भारत में वर्षा संबंधी जो भिन्नता थी उसकी हमने चर्चा की। अब हम चलते हैं तापमान संबंधी भिन्नता जो हमारे भारत में देखने को मिलती है उसके ऊपर। देखिए, संपूर्ण भारत में तापमान की जो प्राप्ति होती है वो असमान दशाओं को दर्शाती है। हमारा दक्षिणी भारतीय भाग भूमध्य रेखा के निकट है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो स्वरूप है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय स्वरूप में परिवर्तित होता जाता है। इसी कारण हमारे भारत में तापमान प्राप्ति की जो स्थितियां हैं वो असमान स्थिति को दर्शाती है। एक ओर राजस्थान में ग्रीष्म काल के दौरान सर्वाधिक उच्च तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जो कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के लद्दाख और लेह क्षेत्र में भारत का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में शीतकालीन अवधियों के दौरान तापमान प्राप्ति की स्थिति समान नहीं होती। यदि हम हमारे राजस्थान का ही उदाहरण ले लें तो आपको देखने को मिलेगा पूर्वी राजस्थान के अंदर शीतकाल के दौरान तापमान प्राय उच्च पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर पिलानी है, फतेहपुर है, ये दो ऐसे क्षेत्र, माउंट आबू है, जहां हिमांक बिंदु से भी नीचे तापमान हमें देखने को मिलता है।
भारत का दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग समुद्र तटीय स्थिति को दर्शाता है। इस समुद्र तटीय स्थिति के कारण यहाँ वर्ष भर सम जलवायु की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु की स्थिति हमें देखने को मिलती है। भारत के पूर्वी राज्यों में मानसूनी जलवायु की स्थिति हमें देखने को मिलती है। भारत के उत्तरी भाग में हमें शीत जलवायु की स्थिति देखने को मिलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत की जो जलवायु संबंधी भिन्नता है वो प्रादेशिक आधार पर विविधताओं से युक्त हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार चलते हम आर्द्रता के प्रकार संबंधी जो भिन्नता है उसके ऊपर, किस प्रकार से आर्द्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। देखिए, आर्द्रता के प्रकारों के अंदर उष्ण है, पाला है, तुषार है, फुआर है, बूंद है, वर्षा है, हिमपात, इन सभी दशाओं को शामिल किया जाता है। और वर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। आपने उत्तरी भारत में विशेष रूप से ऊंचा जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, वहां देखा होगा वर्षा की जो प्रवृत्ति होती है हिमपात के रूप में देखने को मिलती है। जबकि भारत के दक्षिणी, पूर्वी और मध्यवर्ती भारतीय भाग में वर्षा की जो प्रक्रिया होती है हमें वो धूंधों के रूप में या बौछारों के रूप में देखने को मिलती है। वर्षण की मात्रा भी हमारे भारत में अलग अलग पाई जाती है। एक और उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां वर्षाकालीन ऋतु के दौरान बादल फटने जैसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट क्षेत्र है जहां मानसून का विस्फोट होता है या मानसून प्रस्फोट की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे मानसून पश्चिमी घाट को पार करने की कोशिश करता है, आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है और आर्द्रता के कम होने के साथ साथ वर्षण की मात्रा भी कम होती जाती है। इसी कारण हमारे भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है, जो अतिवृष्टि का क्षेत्र बन जाता है। जबकि जैसे ही बादल पश्चिमी घाट को पार करके पूर्व की ओर जाते हैं, आर्द्रता की कमी हो जाने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती। इस अपर्याप्त वर्षा के कारण कि पूर्व का जो भाग है, पश्चिमी घाट के पूर्व का जो क्षेत्र है वो अनावृष्टि क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है, या हम कहें कि वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। तो अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वर्षण की प्रवृत्तियां हमारे भारत में वर्षा संबंधी भिन्नताओं की स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक इसी प्रकार वायु परिसंचरण संबंधी दशाएं भी हमारे भारत में विविधताओं को दर्शाती हैं। एक और हमारे भारत में पश्चिमी भारत के अंदर ग्रीष्मकाल के दौरान उष्ण और शुष्क हवाएं चलती हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात के उत्तरी भाग, इनमें विशेष रूप से ग्रीष्मकाल के दौरान अत्यधिक गर्म और शुष्क जो हवाएं चलती हैं उनको हम लू के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके विपरीत भारत के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल के अंदर मानसून, प्री मानसून के रूप में जो हवाएं चलती हैं उनको काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। पूर्व से आने वाली पवनों को नॉर्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जिनको हमारे भारत में स्थानीय भाषा में परवाई पवन के नाम से भी जाना, पूर्व से आने वाली पवनों को परवाई पवनों के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी भारतीय भाग में मानसून से पूर्व जो हवाएं चलती हैं उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक और केरल में इन हवाओं के द्वारा आम के पौधों पर लगे हुए फूलों को गिरा दिया जाता है। इसी कारण इन हवाओं को आम्र वर्षा के रूप में, चेरी ब्लॉसम रूपी पवनों के रूप में भी जाना जाता है। असम में इन पवनों के द्वारा चाय की फसल को फायदा होता है, तो चाय वर्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो प्रादेशिक आधार, अलग अलग राज्यों के आधार पर हवाओं का संचरण जो होता है उसमें भी हमारे भारतीय भाग में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान हवाएं दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर चलती हैं, लेकिन शीतकालीन ऋतु आते आते हवाओं का रुख बदल जाता है और हवाएं भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है।
और इन्हीं के द्वारा हमारे भारत में मानसून का निर्माण होता है। सारी चीजें जलवायु रूप में शामिल की गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जल उपलब्धता संबंधी भिन्नता। देखिए, हमारे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का भू आकृतिक जो स्वरूप है वो प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं से युक्त है। इसी कारण पूरे भारत में जल उपलब्धता की जो स्थिति है वो सर्वत्र समानताओं को नहीं दर्शाती। अलग अलग क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अलग अलग तथ्यों के द्वारा, अलग अलग दशाओं के द्वारा निर्धारित की गई। उत्तरी भारतीय भाग में नदियों के द्वारा जल की प्रचुरता देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से अनेक नदियां निकलती हैं। गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु, ये सारी नदियां उत्तरी भारतीय भाग में जल उपलब्धता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दक्षिणी भारतीय भाग में नदियों का प्रवाहन होता है, लेकिन उसके साथ साथ में तालाबों की प्रधानता पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भाग में विशेष रूप से राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में नदियों की कमी देखने को मिलती, साथ में वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती तो तालाबों की कमी देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जल की प्राप्ति होती है। मध्यवर्ती भारतीय भागों में कुओं के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से और वर्तमान में ट्यूबवेल के माध्यम से भी जल की प्राप्ति की जा रही है। तो जल उपलब्धता की स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलती है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक जल पाया जाता है या जल की अधिक उपलब्धता हमें देखने को मिलती है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जल की उपलब्धता कम देखने को मिलती है या पर्याप्त जल नहीं पाया जाता, तो ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। तो भौगोलिक विविधताओं के अंदर हमने अभी स्थलाकृति संबंधी विविधता की चर्चा की, जलवायु संबंधी विविधता की चर्चा की, जल उपलब्धता संबंधी विविधता की चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं मृदा संबंधी भिन्नता। आपको बहुत अच्छी तरह पता है हमारे भारत में मिलने वाली मृदाएं सभी जगह समान नहीं मिलती हैं। कहीं पर पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं, कहीं पठारी मृदाएं पाई जाती हैं, कहीं मैदानी मृदाएं मिलती हैं, कहीं लवणीय मृदाएं मिलती हैं, कहीं मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो संपूर्ण भारत में मृदाओं का जो बनावट है या मृदाओं की जो संरचना है वो प्रादेशिक आधार पर भिन्नता लिए हुई। यदि हम दक्षिणी भारतीय भाग की ओर चले जाएं तो हमें पता है वहां पे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में जिन मृदाओं का निर्माण हुआ है उन्हें हम काली या कपासी मृदाओं के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में लावा यहाँ से निकला था, लावा के ठंडे होने से पठार बन गया और उस पठार में लगातार पठार में अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाएं जब संचालित होती रहती हैं तो वहां पे काली मृदा का निर्माण होता है। तो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग विशेष रूप से काली और कपासी मृदा की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन यदि हम भारत के उत्तरी भाग की ओर आ जाएं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की ओर आ जाएं, तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हमें पर्वतीय मृदाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती हैं। इन मृदाओं में उपजाऊपन की क्षमता कम होती है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थों और जीवांशों की मात्रा कम पाई जाती है। भारत का मध्यवर्ती जो भाग है वो मैदानी मृदाओं की स्थिति को दर्शाता है। आप पंजाब की ओर जाएंगे, हरियाणा है, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है। इन सभी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लाई गई मृदाओं का जमाव किया गया है। तो ऐसी मृदाओं को हम उपजाऊ मृदाओं के रूप में, कांप मृदाओं के रूप में, जलोढ़ मृदाओं के रूप में जानते हैं। तो मध्यवर्ती भारतीय भाग जलोढ़ मृदाओं की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि मध्यवर्ती भाग में भी हमें दो प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं, एक पुरातन जलोढ़ के रूप में और दूसरा नूतन जलोढ़ के रूप में। इनकी चर्चा हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक जब चलेगा हमारा मैदान वाला डिटेल से चर्चा करेंगे, उसमें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत का जो पश्चिमी भाग है वहां मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं और मरुस्थलीय दशाएं मिलने के कारण रेतीली बालू मृदा की प्रधानता हमारे भारत के पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी भौगोलिक भिन्नताएं थी। इन सभी भिन्नताओं को समझने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण भारत में जो भौगोलिक दशाएं हैं वो सर्वत्र समान नहीं पाई जाती, अपितु प्रादेशिक आधार पर इनमें भिन्नताओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं आर्थिक भिन्नताओं के ऊपर। हमारे भारत में कौन कौन सी आर्थिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। देखो, सबसे पहले आपको आर्थिक शब्द का अर्थ समझना होगा या आर्थिक दशाओं का अर्थ समझना होगा। ऐसी सभी दशाएं जिनसे हमें पूंजी की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें आर्थिक या आय की प्राप्ति होती है, उनको हम आर्थिक क्रियाओं के रूप में जानते हैं। और आर्थिक क्रियाओं संबंधी जो दशाएं हैं वो हमारे पूरे भारत में समान नहीं पाई जाती। चाहे आप कृषि की चर्चा कर लें, या आप उद्योग धंधों की चर्चा कर लें, या फिर हम खनिजों की चर्चा कर लें, परिवहन और संचार के साधनों की चर्चा कर लें, ये सभी दशाएं प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कृषि के ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, लेकिन संपूर्ण भारत में कृषि के जो प्रारूप है वो समान नहीं मिलते। कहीं पर आदिम या स्थानांतरित कृषि की जा रही है, कहीं पे गहन जीवन निर्वहन कृषि हो रही है, कहीं पे बागाती कृषि हो रही है, कहीं पे मिश्रित कृषि हो रही है, कहीं पे पशुचारण हो रहा है। तो भारत के अलग अलग भागों में कृषि का प्रारूप अत्यधिक भिन्नताओं से युक्त है। आप इस तरह समझते हैं, भारत के पूर्वी भाग में असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं जहां आज भी आदिम जनजातियों की प्रधानता देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत यदि हम राजस्थान के पश्चिम भाग की ओर चले जाएं, तो कृषि के लिए आदत दशाएं विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे जलवासी पशुचारण किया जाता है, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट का पालन किया जाता है, जिनको अलग अलग मौसम के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में और चारागाह की तलाश में चराने के लिए लाया ले जाया जाता है। उत्तरी भारतीय जो भाग है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, पर्वतीय भाग, इस पर्वतीय भाग में विशेष रूप से बागाती कृषि की जा रही है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स भारत में उत्पन्न होते हैं उनमें से अधिकांश का उत्पादन यही होता है। सेब के बागान, अखरोट के बागान, बादाम के बागान, ये विशेष रूप से उत्तरी भारतीय राज्यों की कृषि की पहचान के रूप में शामिल किए गए हैं। दक्षिणी भारतीय जो भाग है वो कपास की कृषि की प्रधानता को दर्शाता है। मध्यवर्ती भारतीय भागों में मोटे अनाजों की कृषि विशेष रूप से की जाती है। मैदानी भागों में गहन जीवन निर्वाहन कृषि का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी समुद्र तटीय भागों और पश्चिमी समुद्र तटीय भागों दोनों में हमें चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाहन कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा में हमें व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। भारत के नगरीय और महानगरीय भागों के आसपास हमें ट्रक कृषि का, ट्रक फार्मिंग का स्वरूप देखने को मिलता है। अधिक जनसंख्या वाले भागों में जब कृषि के साथ साथ पशुचारण किया जाता है तो मिश्रित कृषि का स्वरूप भी हमें हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की कृषि पद्धति नहीं अपनाई जाती, अपितु अलग अलग क्षेत्रों में प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर, उपलब्ध दशाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम चलते खनिज संबंधी विविधता के। क्या हमारे भारत में संपूर्ण जगह खनिजों का समान स्वरूप वितरित मिलता है? क्या सभी जगह एक समान खनिजों का जमाव पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हमारे भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहां खनिजों का अभाव पाया जाता है। आप देखेंगे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, इन सभी राज्यों के मध्यवर्ती भाग में छोटा नागपुर का पठार मिलता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के दृष्टिकोण से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। लगभग प्रत्येक प्रकार खनिज यहाँ देखने को मिलता है, चाहे हम कोयले के जमाव की चर्चा करें, चाहे हम लोहे की चर्चा करें, चाहे हम मैग्नीज की चर्चा करें, चाहे हम तांबे की चर्चा करें। भारतीय खनिजों का भंडार गृह है और भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने के कारण से भारतीय खनिजों का अजायब घर भी कहा। दक्षिणी भारतीय राज्यों की तरफ हम जब जाएंगे तो हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी, और ऐसी स्थिति में यहाँ मिलने वाले खनिजों का जो स्वरूप होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। पश्चिमी भारतीय राज्यों में ईंधन खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। हमारे राजस्थान में आप देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गुजरात के तटीय भागों के सहारे भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। आलिया बेट है, सालसेट है, अंकलेश्वर है, खंडोज है, पोरबंदर है, जामनगर है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे
मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, रागेश्वरी है। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के लिए जाने जाते हैं। हमारा भारत कुछ खनिजों के दृष्टिकोण से विश्व में एकाधिकार रखता है, अभ्रक के दृष्टिकोण से, वॉलस्टोनाइट के दृष्टिकोण से। वहीं दूसरी ओर कुछ खनिजों में हमारा भारत बहुत अधिक पिछड़ा हुआ भी है। तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों का जो वितरण हमारे भारत में देखने को मिलता है, उसमें प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सभी भिन्नताओं को हम खनिज संबंधी विविधताओं के रूप में शामिल करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वो उद्योग धंधों के रूप में शामिल किया जाता है। संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार के उद्योग धंधे नहीं पाए जाते। कहीं पर वस्त्र आधारित उद्योग की प्रधानता पाई जाती है, कहीं पर खनिज आधारित उद्योग की प्रधानता मिलती है, कहीं पर वन आधारित उद्योग की प्रधानता मिलती है, कहीं पर कृषि आधारित उद्योग की प्रधानता मिलती है और कहीं पर पशु आधारित उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। अहमदाबाद, पोरबंदर, जामनगर, लुधियाना वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, रानीगंज लौह अयस्क या लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मुंबई, सलेम, साथ साथ में हम देखेंगे नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश फर उद्योग के लिए या पशु आधारित उद्योग के लिए जाना जाता है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, डबो ये सारे सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। बुलंदशहर, वाराणसी चीनी उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है और उद्योगों का विकास होने के कारण हमें संपूर्ण भारत में प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं की स्थितियां देखने को मिलती हैं। आर्थिक भिन्नताओं में जो अंतिम भिन्नता वाला टॉपिक है वो यातायात और परिवहन के साधन। देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को समायोजित करने में आर्थिक दृष्टिकोण से परिवहन और संचार के साधन अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में परिवहन के साधनों की समानता देखने को नहीं मिलती। कहीं पर जल परिवहन अधिक पाया जाता है, कहीं पर वायु परिवहन अधिक देखने को मिलता है, कहीं पर सड़क परिवहन की प्रधानता मिलती है, कहीं पर रेल परिवहन की प्रधानता देखने को मिलती है। और इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। राज्य मार्गों के रूप में, राष्ट्रीय मार्गों के रूप में, महामार्गों के रूप में, मीटर गेज के रूप में, ब्रॉड गेज के रूप में, नैरो गेज के रूप में, राष्ट्रीय वायुमार्गों के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों के रूप में, आंतरिक जलमार्गों के रूप में और समुद्री जलमार्गों के रूप में हमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जो भूआकृतिक दशाएं होती हैं वो परिवहन और संचार के साधनों पर अपना नियंत्रण रखती हैं। भारत के उत्तरी भाग में विषम भूआकृति दशाएं पाई जाती हैं। इसी कारण यहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में रेल मार्गों का विकास हो पाया है और न ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में सड़क मार्गों का विकास हो पाया। इसके विपरीत भारत के मध्यवर्ती मैदानी भागों में समतल दशाएं देखने को मिलती। इन समतल दशाओं के कारण यहाँ रेल मार्गों और सड़क मार्गों का विशाल जाल हमें देखने को मिलता है। भारत के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो समुद्र तटीय स्थिति रखते हैं, वहां सामुद्रिक परिवहन की स्थिति हमें देखने को मिलती है और सामुद्रिक परिवहन की स्थिति कारण यहाँ पे सामुद्रिक बंदरगाहों का उदय हुआ है। इसी प्रकार से संचार के साधनों में भी अलग अलग प्रकार की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। कहीं हमें मुद्रित संचार के साधन देखने को मिलते हैं, कहीं हमें दृश्य संचार के साधन देखने को मिलते हैं, कहीं दृश्य श्रव्य संचार के साधन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी दशाएं जो होती हैं आर्थिक दशाओं में मिलने वाली भिन्नताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन भिन्नताओं को ही हम आर्थिक विविधताओं के रूप में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमने दो प्रकार की विविधताओं की चर्चा की, एक भौगोलिक विविधताओं के रूप में और दूसरा आर्थिक विविधताओं के रूप में। कल की क्लास में हम नेक्स्ट विविधताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप टाइम पे आ जाइए और मैं यदि भूल जाता हूँ, जैसे आज मुस्कान ने मेरे को मैसेज से अवगत कराया, वैसे आप अवगत करा दीजिए ताकि हम हमारी टाइम पे क्लास लेते रहें। तो आज का हमारा वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्यादा लड़कियों को इससे जोड़ते रहें ताकि हमारी क्लास और ज्यादा बढ़ती रहे। धन्यवाद बच्चों।